स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सभी अपने तैयारी को, अब क्योंकि क्लास आपकी रेगुलर हो गई है तो आप यहाँ से या कहीं से भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स के बारे में हमने जाना था कि कैसे पहचान करेंगे कि पोलिनोमियल होते क्या हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो जानेंगे, धीरे धीरे आगे की जो बातें हैं जो बेसिक हैं वो जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करेंगे आपके लिए, और आप लोग देखना जब आप पढ़ोगे तो ही आपको पता लगेगा कि यहाँ पर मैं किस तरीके से आपको चीज़ें कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, जैसे मान लीजिए पोलिनोमियल्स के बारे में मैंने आपको बताया था पहचान कैसे करें। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि भाई पहचान कैसे करें, और पहचान मैंने आपको बताया था डिग्री को देख करके, डिग्री को देख करके। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पोलिनोमियल में लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c, ये पोलिनोमियल मैंने लिखा, ये बहुपद मैंने लिखा, तो आपने इसे कैसे पहचाना था कि यहाँ पर जो x आया हुआ है इसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव है। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो हमने इसको बोल दिया था कि सर ये एक पोलिनोमियल होगा, ये एक बहुपद होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो हेडिंग लगा लीजिए, आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट ही लिखूंगा, ज़्यादा बातें मैं बोलूँगा, बोल करके आपको सुनना है और समझना है। हिंदी में बोलेंगे हम बहुपदों के प्रकार। तो देखिए, बहुपदों को यहाँ पर हम मुख्य रूप से मेनली हम यहाँ पर दो तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो आपको समझना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा हो सकता है वो होगा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। इंग्लिश में इसे लिखना आप बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स। इसे लिखेंगे हम बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री। इसे हिंदी में लिख सकते हैं हम घात के आधार पर। हिंदी में इसका मतलब क्या है, घात के आधार पर। अब देखिए, पदों के आधार पर, सबसे पहले पदों के आधार पर पढ़ते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। देखना, आपको 10th क्लास का मैथ ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, हम लोग मेहनत इतनी कर लेंगे, हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको समझ में आएगा हर चीज़। तो देखो, हम पदों के आधार पर पढ़ रहे हैं, पदों के आधार पर एक पद वाला, एक पद वाला, सिंपल भाषा में। ठीक है, और गणित की भाषा में कहें तो एक पदीय, क्या कहें, एक पदीय बहुपद। दूसरे में क्या हो सकता है, दो पद वाला, दो पद वाला। गणित की भाषा में कहें तो द्विपदीय, द्विपदीय। ठीक, हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं लीनियर, क्या, सिंगल टर्म, क्या बोल सकते हैं, सिंगल टर्म। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं जिसमें सिंगल टर्म हो, जिसमें केवल वन टर्म हो। ठीक है, इसमें टू टर्म्स हो, इसमें टू टर्म्स। और एक ऐसा भी हो सकता है तीन पद वाला, तीन पद वाला या तीन पदों वाला, दो पदों वाला, तीन पदों वाला। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं त्रिपदीय। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स होंगे, इंग्लिश में जिसमें 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, 4 पदों वाला भी हो सकता है, 4 पदों वाला। ठीक है, जिसमें 4 टर्म्स होंगे, कितने होंगे, 4 टर्म्स। तो इसको आप चतुर्पदीय बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चतुर्पदीय, जिसमें 4 पद होंगे। ठीक, साथ ही साथ मैं इनके एग्जाम्पल्स भी लूंगा, तो डोंट वरी, आप जस्ट इधर वॉच करते रहें आराम से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जितना ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना अच्छा आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं काफ़ी सालों से 10th, 9th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मुझे पता है आपको कैसे समझ में आता है, तो आपको रेगुलर फोकस करना है और क्लास में जो मैं बोलता जाऊँ रेगुलर नोट्स बनाओ। ठीक है, रफ कॉपी साथ रखो, फेयर कॉपी साथ रखो। ठीक, जो सवाल आपको नया है, लग रहा है गलत हो सकता है, इसे रफ में करो, और जो आपसे हो गया उसे फेयर में करो। डिग्री बेस्ड क्या हो सकते हैं, डिग्री बेस्ड होगा
एक घात, एक घात वाला, एक घात वाला, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसे हम, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा क्या हो सकता है, हिंदी में चल रहे हैं हम, इंग्लिश में चल रहे हैं, दो घात वाला, क्या, दो घात वाला, दो घात वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। एक होता है त्रिघात, ठीक है, तीन घात वाला, तीन घात वाला, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो एक घात वाले को हम रैखिक भी बोलते हैं, दूसरा नाम गणित की भाषा में रैखिक बहुपद। एक घात वाले को हम रैखिक भी बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। दो घात वाले को हम द्विघात भी बोलते हैं, द्विघात, द्वि का मतलब दो, द्विघात बहुपद बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तीन घात वाले को हम त्रिघात बहुपद भी बोल देते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। हो चार घात वाला भी सकता है, चतुर्घात बहुपद, ठीक है, चार घात वाला, चार घात वाला, ठीक है, ये भी हो सकता है। चार घात को हम बोलेंगे चतुर्घात बहुपद, ठीक है। अब देखो इनका एक एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसके बाद मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लूंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, ठीक। एक बहुपद मैं आपको और बता के चलूंगा, अचर बहुपद, अचर बहुपद, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो एक पद में हम यहां पर क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया ax, सिंपल, हमने लिया ax, तो आप इसमें टर्म्स गिनिए, कितना गिनने में आ रहा है, एक, ठीक है। तो ये हो गया एक पदीय जिसमें केवल सिंगल टर्म है, एक टर्म है। दूसरा ax प्लस b, इसमें आप देखोगे एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो कितना हो गया, दो पद, द्विपद, डबल टर्म, टू टर्म, ठीक। तीसरे में क्या हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां पर एक, दो और ये तीन, तो तीन टर्म हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आएगा, बस फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा, ax टू दी पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। नाउ टर्म्स को काउंट कीजिए, एक, दो, तीन और चार, तो यहाँ पर चार टर्म है, तो ये चार पदों वाला व्यंजक हो गया, चतुर्पद बोल सकते हैं इसको। दोबारा सुनेंगे, एक पदीय जिसमें केवल सिंगल टर्म होगा, एक टर्म होगा, एक पदीय। द्विपदीय दो पदों वाला, ax प्लस b, जिसमें एक एक ये हो गया, दूसरा ये दो हो गया। तीन पदों वाला, एक, दो, तीन, त्रिपदीय बोलते हैं, थ्री टर्म्स वाला। चार पदों वाला चतुर्पदीय, एक, दो, तीन, चार, ऐसे हो सकता है। हम और एग्जाम्पल्स ले अगर इसके, तो और एग्जाम्पल्स किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 8y, तो कितने टर्म्स हैं इसमें, एक टर्म होगा इसमें, ठीक है। अगर हम लें 8y स्क्वायर, तो इसमें भी कितने टर्म होगा, एक टर्म, ठीक। अगर यहां से मैं लूं कि भाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितने होंगे, एक, दो और तीन, तीन टर्म्स हो गए, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहां पर लूं ax स्क्वायर प्लस 9x, इसमें कितने होंगे, एक, दो। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो केवल और केवल आपको काउंटिंग ही करनी है टर्म्स की, इसमें केवल आपको गिनना है और आसानी से आप गिन सकते हैं, छोटा सा बच्चा भी इस सवाल को कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और स्पीड हम ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे अपनी, धीरे 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 बेसिक्स पॉइंट्स को सारे को क्लियर करेंगे, ठीक है। आप अपने नोट्स इसी तरीके से बना के चलना जैसे मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। बस यू हैव टू फोकस्ड ऑन योर बोर्ड एंड माई वर्ड्स, आपको फोकस करना पड़ेगा मेरे शब्दों पर और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लूँ, एक घात वाला मतलब लीनियर पोलिनोमियल, कैसा, लीनियर, और यहाँ पर टर्म्स कितने, भी टर्म से मतलब नहीं है, हम यहाँ पर केवल किसके आधार पर देखेंगे,
डिग्री बेस्ड। किसके बेस पर? डिग्री बेस्ड। तो देखिए डिग्री के आधारित कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ax है, क्या लिखा मैंने? ax। तो यहां पर देखो वेरिएबल, वेरिएबल क्या आया? वेरिएबल है x, x की पावर कितनी है? 1। अगर एक पावर है, एक घात है, तो उसको हम बोलेंगे रैखिक, उसको हम बोलेंगे लीनियर। एक घात होनी चाहिए, टर्म्स से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल एक घात हमारी होनी चाहिए। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। अगर हम लें ax प्लस बी, तो इसमें भी x की पावर कितनी है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर। ठीक है, अब मैं कैसा भी लिख लूं, देखो मान लीजिए मैंने लिखा 3x प्लस 4y, तो यहां पर देखो वेरिएबल कितना है? वेरिएबल तो 1 है यहां पर, और इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी भी कितनी है? 1। तो ये लीनियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लीनियर। ठीक है, लीनियर मतलब पावर 1 वाला, घात 1 वाला। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैं समझता हूं आप समझ पा रहे होंगे। और मैं साथ ही साथ अभी आपको एक पॉइंट और बता के चलूंगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को भी वेरिएबल के बारे में नहीं पता होगा एंड कांस्टेंट के बारे में नहीं पता होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो मैं सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको रेगुलर वे में बता के चलूँगा, जिससे आपके हर पॉइंट्स क्लियर हो और आप नॉलेज में धीरे धीरे आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप 10वीं की मार्कशीट लेके घूम रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। 11वीं में एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। देखो सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैंने एक ax² प्लस bx प्लस c एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर देखो पावर कितनी है इसकी? डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे हम दो घात वाला या द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात या दो घात वाला। इन इंग्लिश वी कैन से क्वाड्रेटिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा यहां पर क्या हो सकता है? ax³ ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो ये हो गया 3 घात वाला, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो एक बात, आप कहोगे सर आपने इधर भी एग्जाम्पल सेम लिखे, इधर भी एग्जाम्पल सेम लिखे, तो क्या अगर इतना ही आप लिख दो तो फिर कैसा पोलिनोमियल होगा? ठीक है, कैसा पोलिनोमियल होगा? तो होगा तो त्रिघात ही, होगा तो क्यूबिक ही। ध्यान देना, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल ही होगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं ax³ तो ये 3 घात वाला ही है, क्यूबिक पोलिनोमियल ही होगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं ax² तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा। ये ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें हमें टर्म्स से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेरिएबल की पावर कितनी है, चर जो आया हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। उसी के आधार पर हम ये डिफाइन करेंगे कि कैसा होगा, क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, रैखिक होगा, द्विघात होगा या फिर त्रिघात होगा। ठीक है, हाँ इतना हो सकता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर हम इसको हटा दें तो फिर हम इसको 4 पदों वाला नहीं बोल सकते, क्योंकि हम यहाँ पर टर्म्स के आधार पर डिफाइन कर रहे थे। तो अब इसमें कितने पद हो गए? 1 पद हो गया, तो इसमें 4 करने ही पड़ेंगे, इसमें मजबूरी है। bx² cx प्लस d, इसमें तो 4 करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ एक बार, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। फिर अभी मैं थोड़े से और एग्जाम्पल लूँगा, क्वेश्चंस आपको दूंगा करने के लिए, और आप धीरे धीरे मुझे करके दिखाएंगे भी। ठीक, अभी मैं इधर आपको रह गया एक 4 घात वाला, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक भी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ 4 घात वाले में, ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिस तरीके से मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पावर देखो मैक्सिमम 4 है, तो ये हो गया 4 घात वाला, चतुर्घात। क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ax⁴? तो हाँ, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ax⁴, तब भी जो है आपका ये 4 घात वाला ही होगा। अगर यहाँ पर आप जैसे ax प्लस b है, ax प्लस b है, तो
तो क्या हम इसको केवल ax लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? कहने का मतलब इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, मतलब ये है ये एक घात वाला होगा। ये क्या होगा? लीनियर होगा। ये भी क्या है? लीनियर है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर टर्म से मतलब नहीं है। टर्म एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है अपनी डिग्री से। किससे? डिग्री से। ऐसा हो सकता है क्या कि मान लिया आपने लिखा 3x², तो ये कितने पद वाला होगा? होगा तो एक पद वाला। कैसा? वन टर्म, एक पदीय बहुपद। ठीक है, ये पोलिनोमियल है लेकिन सिंगल टर्म वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम डिग्री बेस्ड इसका हम वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें डिग्री बेस्ड, तो ये होगा क्वाड्रेटिक। कैसा होगा? क्वाड्रेटिक। अगर टर्म्स बेस्ड करें तो टर्म्स तो इसमें एक ही है ना, पद तो एक है, तो एक पद हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख रहा हूँ मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, और आपको वो अपनी कॉपी में आंसर करना है उनका। और बहुत छोटे छोटे सवाल लूँगा, चिंता मत करें आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए, √5y²। इसमें आपको दोनों तरीके से बताना है, दोनों तरीके से बताना है। पदों के आधार पर कैसा होगा, टर्म्स के आधार पर कैसा होगा, और डिग्री के आधार पर कैसा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 3x² + 4y, या 4x लिख लीजिए, +2। तीसरा क्वेश्चन y² + 2y + 1। इसमें भी दोनों तरीके से लिखना है, सभी को दोनों तरीके से, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। एक पदीय होगा, द्विपदीय, ठीक है, लीनियर होगा, रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, चतुर्घात होगा, वो सब लिखना है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए कैसा हो सकता है? z² + 2/z। पांचवा क्वेश्चन √3y + y²। ये कैसा होगा? छठा क्वेश्चन t² + 9, ये कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 7u² - 2u + 5, ये कैसा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 3s² - 2s + 1। क्वेश्चन नंबर 9। देखो सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, मोर प्रैक्टिस मोर लर्निंग। जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे। ठीक है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। समझ रहे हो? तो जितना आप सीखोगे उतना आप, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे बार बार उतना आपसे आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके लिए √x² + 2x + 1, इसमें बताना है। और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे आप लोग तो वहाँ पर क्वेश्चंस मैं दिया करूँगा आपको करने के लिए। खुद आपको करने हैं वो क्वेश्चन, जो अगर उनमें आपको दिक्कत आया करेगी तो मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस पूरे टॉपिक में जो जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं उन प्रॉब्लम्स को मैं आपको कराऊंगा, ताकि आप अच्छे से सीख सके क्वेश्चंस को। और हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने करा दिया वही सफिशिएंट है, इसके बाद भी मैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कराऊंगा। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? फीलिंग को समझना मेरी। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूँ 5, ये बताना है आपको। तो ये 10 क्वेश्चन लिए मैंने, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द वाइट बोर्ड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने जो है नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ से हटा के चल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मैं बिल्कुल स्लो वे में लेके चल रहा हूँ आपको, ताकि आपको हर पॉइंट, ठीक है, मतलब बिल्कुल छोटे से छोटा पॉइंट पे आपको क्लियर हो जाए। मैं तो आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ज़ीरो हो पढ़ने में, और उसी को ध्यान में रखते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, गर्मी बहुत है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ तब तक।
देखिए अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैंने आपके सामने लिखा कि अचर बहुपद क्या होता है और कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। देखो ध्यान समझना, सबसे पहले हम चर और अचर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी लिखा, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल होगा? ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2। अगर टर्म्स के आधार पर देखें तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 3। तो दोनों आधार पर हमने देख लिया, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पर जो ये ए बी सी यूज किया गया, ए बी सी, ये होते हैं हमारे रियल नंबर। क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर। और जो हमारा एक्स यूज हुआ ये होता है हमारा वेरिएबल। देखो हिंदी में इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, लिख लेना हिंदी में वास्तविक संख्याएं, और इन्हें बोलते हैं हम लोग चर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और चर। अब एक बात ध्यान दो, वास्तविक संख्या और चर में क्या फर्क है? इनको आप दूसरा नाम और भी कह सकते हो, इनको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कांस्टेंट। अब एक बात समझो, कांस्टेंट क्या है और चर क्या है, समझना एक बात। देखो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है सीधे सीधे नंबर से कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, मैं कह रहा हूं कोई भी संख्या। जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक, 5 हमेशा 5 रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा। आप इसको अब से 4 घंटे बाद देख लेना, या 4 दिन बाद देख लेना, या 4 मिनट बाद देख लेना, ये 5 ही आएगा। मतलब 5 तो 5 ही है ना, 5 को तो आप 6 नहीं लिख सकते, 6 को 6 ही लिखोगे, 6 को 7 नहीं लिख सकते। तो ये तो फिक्स है। ये क्या है? एक फिक्स है कि भाई ये फिक्स हो गया, 5 5 है, 5 4 कभी नहीं हो सकता, 3 3 ही रहना है, 3 2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब एक बात का ध्यान दो, यहाँ पर आप लोग ध्यान क्या देना है आपको, तो मैंने कह दिया सिंपल सी भाषा में, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। लेकिन एक बात ध्यान दे करके चलो, वेरिएबल सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है वेरिएबल में। देखो वेरिएबल, वेरी करना, इंग्लिश में एक वर्ड होता है वेरी करना, वेरी, वेरिएशन। वेरिएशन से आप ज़्यादा समझोगे, जो सीबीएसई वाले बच्चे जल्दी समझेंगे। वेरिएशन, हिंदी वाले भी समझना, वेरिएशन। वेरी करना का मतलब होता है बदलना, वेरी करना का मतलब बदलना। तो वेरिएबल या चर ऐसी वैल्यू होती है जो बदलती रहती है, जो बदलती है, जो बदलती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ पोलिनोमियल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लिया मैंने, या हम ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया आपके लिए 5 ले लिया, और इधर 3, और इधर कितना ले लिया? 2। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर मैं इसके फैक्टराइज करूँ, इसको अगर मैं इसे फैक्टराइज करूँ तो क्या आएगा हमारे पास? फैक्टर यह आ जाएगा 3x स्क्वायर, फैक्टर करेंगे हम इसके, ठीक, 3x प्लस 2x प्लस 2। तो इधर से 3x कॉमन आएगा, भी समझते चलो, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, इधर से क्या बचेगा? x प्लस 1। तो इसके जो फैक्टर आए x प्लस 1 और 3x प्लस 1, तो इसके फैक्टर आए। अगर यहाँ से हम इसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करें, तो यहाँ से x की वैल्यू के लिए अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो इधर से x की वैल्यू आएगी -1। ठीक, अभी जस्ट समझो, फैक्टर करने नहीं सिखा रहा हूँ, अभी केवल मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3। तो देखो है तो दोनों x ही, लेकिन इधर वैल्यू क्या आ गई आपकी? -1 आ रही है, और इधर वैल्यू आ रही है -1/3। तो है तो था x ही ना, केवल x था, ये केवल x था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू अलग है और यहाँ पर वैल्यू अलग है। कहने का मतलब ये बदल रहा है। ये क्या हो रहा है? बदल रहा है। क्वेश्चन में देखो 3 तो नहीं बदला, क्वेश्चन में देखो 5 भी नहीं बदला, और ये 2 भी नहीं बदला। बदला क्या? केवल और केवल x बदला, केवल और केवल चर बदला, केवल और केवल वेरिएबल बदला। तो इसको वेरिएबल बोलते हैं, जो बदलता है, जो बदलता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता, ये फिक्स नहीं रहता, नॉट फिक्स। ये क्या होता है? बदलता है। क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं? गॉट इट? समझ में आया क्या? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से आपको चर अचर समझ में आ गया होगा कि चर अचर क्या होते हैं। ठीक, जनरली हम क्या करते हैं, x, y और z को हम
वेरिएबल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बुक्स हैं वो एक्स वाई जेड को वेरिएबल ले लेती हैं, कभी कभी टी यू एस इनको भी ले लेती हैं। ठीक है, वेरिएबल की फॉर्म में। और हमेशा ए बी और सी ये हमेशा आपको नंबर को शो करेंगे। ए बी और सी कांस्टेंट को शो करेंगे, नंबर को शो करेंगे। ठीक है, क्या आप चर अचर समझ गए? ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि आप कांस्टेंट एंड वेरिएबल को अब अच्छे से आप समझ चुके हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं अब। देखिए धीरे धीरे ही चलेंगे हम आगे, एकदम से उड़ेंगे नहीं, हवा में बात नहीं होगी कुछ भी। हर चीज़ का मैं आपको रीज़न दूंगा, हर चीज़ आपको अच्छे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अब आए हम अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको अचर के बारे में तो बताया ना, कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट आपने जाना क्या होता है, कोई भी संख्या। कांस्टेंट क्या जाना आपने कि कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5, ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर 5। तो किसी भी संख्या की अगर बात करें तो वो अचर बहुपद हो जाती है। किसी भी संख्या की बात करें, इफ वी टेक एनी कांस्टेंट वैल्यू और एनी रियल नंबर देन दैट वैल्यू विल बी अ पॉलिनोमियल। तो वो वैल्यू क्या होगी, एक पॉलिनोमियल होगी। मैंने क्या कहा, इफ वी टेक एनी कांस्टेंट नंबर, इफ वी टेक एनी रियल नंबर देन वी से दैट वैल्यू विल बी क्या, पॉलिनोमियल। तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉलिनोमियल होगी। देखो मैं आराम से समझाता हूँ, इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है तो आप जो है उसको कर लेना मैनेज, समझ में आ जाएगी, इतनी भी गंदी इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो सीबीएसई वालों के भी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, तो 2 भी क्या होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। 3 लिखा, 3 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और -1 लिखा, ये भी। अब आप कहोगे सर कैसे, सर बात नहीं जमी, सर और थोड़ा डीपली समझाइए। देखो जैसे मैंने 5 लिखा, तो 5 में क्या x है, क्या नहीं दिखाई देगा, लेकिन x की पावर 0 लिखेंगे। 2 को चाहे तो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, या हम 2 को 2y की पावर 0, या हम इसको 2z की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। हम इसे कभी 2 को हम 2x नहीं लिख सकते, हमें पावर तो 0 दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा 2 तो 2 है, 2 तो केवल 2 के बराबर है। हम इसको 2y भी नहीं लिख सकते, अगर 2 है तो 2 ही लिख सकते हैं। हाँ, 2 को 2y की पावर 0 ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट 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 पॉलिनोमियल। अगर -1 को लिखना चाहें तो हम इसको z की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो यहां पर मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने पहचान भी कल कर ली। जिस बच्चे ने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप एक एक वीडियो को रेगुलर देखिए। और मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको सच में लेक्चर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर को लाइक जरूर करें। अगर समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप उसको डिसलाइक करें और डिसलाइक बताएं कि सर क्यों मैंने डिसलाइक किया, मतलब आपने क्यों डिसलाइक किया आप वो जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ वीडियो को आप ऑनलाइन जरूर देखें। ठीक है ना, इतना तो कर सकते हैं ना। मैं इसी मुसीबत में आपकी हेल्प कर रहा हूँ, फ्री बिल्कुल एकदम, कोई चार्ज आपसे नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल फ्री दूंगा। और कंटेंट ऐसा दूंगा, देख लेना पूरे यूट्यूब पर आप चक्कर काट के देख लेना, आपको यहाँ से बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा। ये मैं बोल के नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, आप एक बार देखना तो स्टार्ट कीजिए। देखो अब जैसे मान लिया यहाँ पर एक जो नया पॉइंट आएगा, पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखो वैसे तो ये 9th क्लास में है, लेकिन थोड़ा सा जान के चलेंगे, थोड़ा सा हल्का जान के चलेंगे ताकि आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया हमने लिखा ax² + bx + c, ठीक है, और हमने लिखा ax की पावर 4 और bx² cx की पावर 3 dx + e। तो यहाँ पर अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पर कितनी पावर है 4, इधर कितनी है 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है 1। 4 2 3 1, इस तरह से पावर्स आप डिग्रीज जो है देख रहे हो इस तरीके से। लेकिन एक बात बताओ, 4 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 1 आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने का मतलब क्या होता है कि या तो आप इंक्रीजिंग करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर,
डिग्रीज का बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग, इसको आप असेंडिंग बोलते हैं, ASCENDING। हिंदी में बोलते हैं आरोही, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आरोही। या तो आप असेंडिंग करो, असेंडिंग ऑर्डर में रखो, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही ऑर्डर, मतलब क्रम, हिंदी में बोलते हैं क्रम। या एक होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग होता है। या हिंदी में बोलते हैं अवरोही, क्या बोलते हैं हिंदी में, अवरोही क्रम। इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, डिग्रीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं, अवरोही भी बोल सकते हैं, मतलब घटता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। और इंक्रीजिंग, असेंडिंग, आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, समझ रहे हैं ना। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ध्यान से सुनते चलो, समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसको बात करूँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, असेंडिंग का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर जाना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, छोटा, सबसे छोटा। यहाँ पर देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो EX की पावर 0, इसके बाद जस्ट इससे बड़ा नंबर DX की पावर 1, ठीक है, इसके बाद BX स्क्वायर, CX की पावर 3 और AX की पावर 4। अब देखो 0 से 1 2 3 4, तो ये हम असेंडिंग ऑर्डर लिखा हमने, आरोही क्रम लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा इसका, क्योंकि डिग्रीज जो है बढ़ रही हैं, 0 थी, 1 2 3 4, समझ गए इतना। ये भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। या अगर आप इसको आप ऐसे लिखते, अगर आप इसको ऐसे लिखते, किस तरीके से, सबसे पहले बड़ी पावर AX की पावर 4, BX की पावर 3, CX टू द पावर 2, DX प्लस E। तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, 4 के बाद हो गया 3, 3 के बाद हो गया 2, और 2 के बाद हो गया 1, 1 के बाद क्या आ गया 0। तो घट रही है, अवरोही, डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, तो ये घट रही है। तो इस फॉर्म को हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह से डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, समझ गए क्या आप मेरी बात को, ठीक है। तो हमने आज काफ़ी सारी बातें पढ़ी, ठीक है, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की ओर भी चलेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में ना आए तो 1 से 2 बार आप ज़रूर देखें, अच्छा समझ में आएगा। स्पीड शुरुआत में कम रखेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, और लगभग हर एक लेक्चर आपका 40 मिनट्स के अराउंड होगा, 30 to 40 मिनट्स के अराउंड आपका हर एक लेक्चर में शूट करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। देखो, अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करो जो आपके साथ हैं, यानी कि आपके लिए, आपके साथ 10th क्लास में हैं, ठीक। और हर किसी भी इंसान के, किसी भी स्टूडेंट के 3 से 4 दोस्त होते हैं, तो आपको शेयर जरूर करना है। ध्यान रहे, आप अगर पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए मजबूर कीजिए, उन्हें भी आप वीडियोस सेंड कीजिए ताकि वो मजबूरी में देखें। उनके पेरेंट्स को बताएं कि देखो अंकल आंटी जो भी आप बोलते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और फिर भी ये पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं चल रही, अभी किसी का कोई ठिकाना नहीं है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई हो रही है, कहाँ हो रही है, तो आप उन्हें ज़रूर बताएँ, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।